हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों साथ में ही आप सभी का स्वागत है हमारी माह सीरीज़ में। इस माह सीरीज़ के अंतर्गत दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही है। एक तो एनसीईआरटी, आपको बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी है उनकी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। आप ज़रूर उनके वीडियो देखें। अभी तक हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6th क्लास के अंतर्गत 7 चैप्टर, लगभग 6 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें वो एनसीईआरटी। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी की भी कुछ एनसीईआरटी की वीडियो आपको दे दी गई है ना। और दीपावली जैसे ये त्यौहार ख़त्म होगा, आपको सारी वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों पॉलिटी के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। पॉलिटी में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आपको डिटेल सिलेबस के वीडियो दिए जा रहे हैं। ज्योग्राफी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से वाले सब्जेक्ट है वो भी चल रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ हम आपके बेसिक सब्जेक्ट को भी चला रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें करा दी गई। और करंट के लिए हम मंथली मैगजीन, जो विजन की मंथली मैगजीन है, अभी हम मई से लेकर के चलेंगे 2022 तक के लिए। तो आज हम करंट की मंथली मैगजीन में सोशल इशू वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। मई 2022 की है और इसको आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 वीडियो में मई की ख़त्म करके हम जून की स्टार्ट करेंगे जल्दी। इनको बहुत अब थोड़ी स्पीड से लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी डिले हो चुका है इसमें, इसलिए। और हमें इनको प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं दोस्तों, और आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। विजन की मंथली मैगजीन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यदि आपने इसका ढंग से यूज किया है तो, और ढंग से इसको पढ़ा है। मेन दिक्कत ये है कि आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो आज इसी विजन की मंथली मैगजीन में हम सबसे पहले देखते हैं सोशल इशू के इस चैप्टर को, कि सोशल इशू को देखते हैं हम। और सोशल इशू में दोस्तों पहला टॉपिक है भारत में बाल कुपोषण, यानी कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अब बाल कुपोषण भारत में है तो इसका सब कुपोषण का मतलब ये है कि एक भोजन में जितने पौष्टिक तत्व होने चाहिए उस पौष्टिक तत्व उनको नहीं मिलता, और इसकी वजह से उसको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित इशुओं का सामना करना पड़ता है। तो हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट बोली है, उसने बोला है कि विश्व के अति तीव्र कुपोषण में भारत में सबसे ज़्यादा है। अति तीव्र ग्रसित बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो तीव्र मात्रा में मतलब वो है कुपोषित है। देखो, एक तो कुपोषण ये है कि चलो छोटी मोटी थोड़ा सा, जैसे उसको 100 कैलोरी मिलनी चाहिए थी, उसको 80 मिली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कुपोषण है कि 100 मिलनी चाहिए, उसको 50 ही मिली, ये क्या होगा, सीवर मील न्यूट्रिशन हो गया। तो तीव्र कुपोषण जो है उसमें भारत के बच्चे सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो ये एक हम फैक्ट डाल सकते हैं, इस रिपोर्ट का ये फैक्ट डाल सकते हैं कि अगर इंडिया में फूड सिक्योरिटी की बात हो या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब हो, तो उसका मेन कारण ये है कि हमारा जो बाल कुपोषण है, अति तीव्र जो कुपोषण है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों में। भारत में उसमें सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। इस रिपोर्ट ने ये बोला है, और भी इस रिपोर्ट ने बहुत चीज़ बोली है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 5 वर्ष से कम अगर बच्चे की बात करें तो मृत्यु सबसे ज़्यादा किसकी वजह से हो रही है। उसका मेन कारण है कि बच्चा बहुत ही कुपोषित है, पतला है, कमज़ोर है, ध्यान रखना, इसकी वजह से उसकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि कोई बच्चा तीव्र कुपोषित है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहली बात, ऑब्वियसली उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे हमारी बाल मृत्यु दर भी बढ़ेगी। अगर आपका कुपोषण का स्तर ज़्यादा रहेगा, डेफिनेटली आपकी बाल मृत्यु दर भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और दक्षिण एशिया उसमें सबसे ज़्यादा सेंटर है, और दक्षिण एशिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा दक्षिणी उप सहारा अफ्रीका, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार स्टेटमेंट आ जाते हैं कि तीव्र जो कुपोषण है उसमें कौन कौन से क्षेत्र ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र दक्षिण एरिया, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा है। सेकेंड है उप सहारा अफ्रीका का क्षेत्र, इनकी स्थिति खराब है, इनमें बाल कुपोषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका कारण हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है। इसके अलावा एक चीज़ और है, रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड। ये क्या है, दुबलेपन से ग्रस्त बच्चों की सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी जो अगर बात करें कुल लागत $100 है हर बच्चे के उपचार करने के लिए। तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि ऑब्वियसली इन एरियाज़ में गरीबी है, इन एरियाज़ में जो आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, बट खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से होता है। उसमें थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ पाई जाती है, असमानताएँ पाई जाती है। इसकी वजह से बाल कुपोषण या कुपोषण की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है भारत में, ठीक है। इसके अलावा इसने एक बात और बोली जो आपको ध्यान में रखनी है
कि 22 वैश्विक कार्य योजना वाले देश, क्योंकि आपको पता है यूनिसेफ ने एक ग्लोबल एक्शन चलाई है और जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा कुपोषण एरिया या स्वास्थ्य संबंधित जहाँ इशू है उनमें विभिन्न प्रकार के सुधार करने की बात की गई है। तो उसमें यूनिसेफ ने हाल ही में प्रति वर्ष इतना मिलियन का क्या करता है, आवश्यकता है कि अगर जिन देशों में ये योजना चलाई जा रही है उन देशों में यदि हमें किसी भी प्रकार से सुधार करना है तो इतने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ग्लोबल एक्शन प्लान का आपको बता दिया, एसडीजी का टारगेट है और एसडीजी में यह है कि 2025 तक हम जो स्वास्थ्य से सीवर रूप से जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उनकी परसेंटेज 5% कर देंगे और 2030 तक उसको 3% कर देंगे। ये टारगेट जरूर ध्यान रखना, ग्लोबल एक्शन प्लान का टारगेट है। ग्लोबल एक्शन प्लान किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये भी ध्यान रखना, ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के दुबलेपन को दूर करना। और बच्चे को दुबलेपन को हम क्यों दूर करना चाहते हैं दोस्तों, इससे मृत्यु ज़्यादा होती है बच्चे की और इससे मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है। और मृत्यु दर के बारे में इस यूनिसेफ की इस रिपोर्ट ने बोला है कि अति दुबलेपन की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये मेन इसके फैक्ट थे। ठीक है, अब थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि आखिरकार अगर टर्मिनोलॉजी देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके विकास के लिए जो मूलभूत पोषक तत्व चाहिए उनसे कम अगर उसको पोषक तत्व मिलते हैं तो वो होता है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा स्टंटिंग एंड ठिगनापन, यानी ठिगनापन का मतलब है कि एज के हिसाब से उसकी लंबाई नहीं बढ़ना। जैसे किसी की 5 साल में जितनी औसत लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई ना होना, उसका क्या होता है, ठिगनापन होता है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ समझनी है आपको, जैसे कई बार जोग्राफिकल फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं तो वो फैक्टर इसमें शामिल नहीं किए जाते। जैसे अगर मान लें हिल एरिया है तो हिल एरिया में औसत 5 फीट 4 फीट अगर किसी की हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी हाइट, जैसे हिल एरिया में सबकी हाइट 5.5 फीट होनी चाहिए, लेकिन बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी 5.5 फीट या 4 फीट या 3 फीट हाइट नहीं हो रही, तो वो क्या है, सबसे बड़ी बात है वो स्टंटिंग की समस्या, ठिगनापन की समस्या। ठीक है, यानी ठिगनापन पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रहा है तो वो है। दुबलापन, यानी कि उसकी लंबाई, उसका शरीर का स्ट्रक्चर उसकी एज के हिसाब से जरूर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पतला है, शुक्ला है हुआ है तो वो दुबलापन की श्रेणी में आएगा। हिडन हंगर का मतलब क्या है दोस्तों, हिडन हंगर का मतलब है कि किसी बच्चे को आप खाने की चीज़ें प्रोवाइड तो करवा रहे हैं लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो वो क्या हो जाएगी, हिडन हंगर। ओबेसिटी, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें वजन ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना, अति पोषण में आता है। किस में आता है, अति पोषण में। और भारत में ये समस्या भी बहुत ज़्यादा है, भारत में अल्प पोषण और अति पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। और इसका मतलब यह है कि दोस्तों भारत में जो खाद्यान्न का वितरण है या खाद्यान्न की जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। दूसरा है फूड डेजर्ट, यानी खाद्य रेगिस्तान। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर जलवायु की वजह से, जहाँ पर खाद्य सुरक्षा के अभाव की वजह से पोषणता युक्त भोजन नहीं पहुँच पाता, तो उसको बोलते हैं फूड डेजर्ट। ओवरवेट, ऑब्वियसली ये बच्चे में उसकी लंबाई उसकी एज के तुलना में ज़्यादा वेट हो जाना, ये भी सही बात नहीं है। अगर किसी में ओवरवेट है, ज़्यादा डिजीज हो सकती है, उसको बीपी वगैरह बच्चे में, अगर बच्चे में ये समस्या है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उसके भविष्य में आ सकती है। इसके अलावा फूड सिस्टम, फूड सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, जैसे खाद का उत्पादन हुआ, कोई वस्तु का उत्पादन, जैसे किसानों द्वारा कोई फसल का उत्पादन किया गया, फिर उसका प्रसंस्करण, फिर उसका वितरण और फिर उसका उपभोग, ये पूरा जो सिस्टम है ये किस में आता है, फूड सिस्टम में आता है। और खाद्य दलदल, ये वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या है कि हम पोषण युक्त भोजन के स्थान पर हम फास्ट फूड, जंक फूड को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं और इसी की वजह से दोस्तों आप में बहुत सारी डिसीज हो रही है। ये ओबेसिटी, मोटापा इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अधिक वजन आप में इसी वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना, खाद्य सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है हमारे यहाँ जिससे कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है और जिससे अति पोषण भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही स्थिति हमारे जनसांख्यिकी के लाभांश के लिए नुकसानदायी है दोस्तों, लाभांश के लिए नुकसानदायी है। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या के लाभांश भारत में सबसे है 15 से 59 एज का, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है हेल्थ। और यदि हमारे यहाँ हेल्थ की सिस्टम नहीं है, कुपोषण और अति पोषण बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जनसंख्या के लाभांश हमारे अवसर की बजाय आपदा में कन्वर्ट हो सकता है।
ठीक है। तो इसका यूज आप कई जगह यूज कर सकते हैं कि भारत की स्थिति इसमें क्या चल रही है, और भी फैक्ट आएंगे आपके पास, वो ध्यान रखना, है ना। ये बेसिक सी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, वही परिभाषा जो ऊपर बताई है वही है। हिडन हंगर मतलब वही है कि आपको खाद्यान्न तो मिल रहा है लेकिन उसमें पोषणता नहीं है। जैसे मिड डे मील के बारे में कई बार ये बोला जाता है कि हम बच्चों को खाद्यान्न प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसमें पोषण तत्व है उनकी कमी है, तो वो होता है हिडन हंगर, ठीक है। और भारत की यदि बात करूँ, एक चीज़ और इंडेक्स चार्ट देखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में से भारत का स्थान 101 में था। अर्थात अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके ये सभी पॉइंट खराब रहेंगे, अगर आपका जब आपके बाल कुपोषण की सीवर स्थिति है, उसमें एक्यूट सिचुएशन में अगर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अल्पोषण, ठिगनेपन, दुबलेपन और ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि यदि देखो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यदि अल्प पोषण होगा तो बच्चा ठेगना भी होगा, वो बच्चा दुबला भी होगा, और इन दोनों की वजह से बच्चे की मृत्यु भी होगी। तो ये चारों जो पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 संकेतक है, मैं बताता हूँ दोबारा। एक है अल्पोषण, ठीक है, दूसरा है ठेगनापन, तीसरा है दुबलापन, और चौथा है बाल मृत्यु। बाल मृत्यु तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है शायद, ठीक है ना। अल्पोषण यानी कि उसको उचित पोषण नहीं मिलेगा, उचित पोषण नहीं मिलेगा। अब उचित पोषण नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ठेगना भी होगा और दुबला भी होगा, और जब कोई व्यक्ति ठेगना और दुबला कमजोर होगा तो वो जल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं कर पाएगा, और छोटी सी सिचुएशन में ही उसकी मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट बोल रही है कि 5 बच्चे अगर कमजोर हैं उनकी मृत्यु 1 केस में मृत्यु हो जाती है, जिसका मेन कारण यही होते हैं ठेगनापन या दुबलापन। अति अल्प पोषण की वजह से बच्चों की मृत्यु होती है, ये बात यूनिसेफ की इस रिपोर्ट ने बोली है, मैंने आपको बताया भी है, स्टार्टिंग में बोला था ये वाला पॉइंट। तो आपको इसमें लिखते टाइम, जब भी आप इसमें नोट्स बनाए लिखें, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको फैक्ट लेना है कि भारत की सिचुएशन यह है, आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए, आपको इनका समाधान के लिए अब आप इसका एक सजेशन दे सकते हैं कि रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड, इसको यूज कर सकते हैं। ये थेरेप्यूटिक फूड कुछ नहीं, ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कुछ पोषण का युक्त चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल लेवल पे हमने तैयार की जाती है और उसमें बच्चों को दिया जाता है ताकि इन समस्याओं से दूर हो सके, ठीक है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लोबल एक्शन प्लान यूनिसेफ का क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्री के लिए हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेशन तो कोई आपसे वैसे नॉर्मली कॉमन सेंस के लिए पूछ सकता है और आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। प्री में डेफिनेशन मिलान के लिए आ सकती है, स्टेट बीसीएस में डेफिनेटली आ सकती है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या सिचुएशन है इसको जरूर पता होना चाहिए। और अब आपसे पूछा जाए कि भारत, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लो, पहली बात तो ये लिख लो डायरेक्ट, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, एक तो लिख दिया। और भारत में खाद्यान्न की अधिकता के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति है, समझाइए। नहीं, परीक्षण कीजिए इसका। परीक्षण में क्या है कि अपना आप दोनों चीज़ें देखते हो और उसके अलावा अपना व्यू भी इसमें देते हो, सजेशन भी देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब खाद्य सुरक्षा क्या है, यहाँ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। खाद्य सुरक्षा का बेसिक अर्थ है कि गुणवत्तापूर्ण पोषण की सभी तक उचित मूल्य में पहुँच, है ना, वो हो खाद्य सुरक्षा। इसको SDG 1 से भी आपको जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के बारे में बताना है। और भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता, इसमें आपको देना है कि खाद्यान्न प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हुआ है। भारत में खाद्यान्न प्रोडक्शन है वो लगभग 300 मिलियन टन उत्पादन हो चुका है, लगभग उससे भी ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखी जा रही है। इतना उत्पादन है, चावल का इतना उत्पादन है, खाद्यान्न का इतना उत्पादन है ना। इसके बावजूद भी भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स खराब है, उसका आपको डेटा ये दे देना है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों खराब है, इन 4 पॉइंटों के आधार पर लिखना है कि ठोगनापन, दुबलापन, अल्पवजन क्यों जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। और थोड़ी बात की सिचुएशन सीवर बता देना, 1-2 फैक्ट यूनिसेफ के भी दे देना, 1-2 फैक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भी देना, ठीक है। इसके बाद क्यों खराब है उसका रीजन ये है ही है, ठीक है, ये लिखे हुए।
कि भोजन तक अपर्याप्त पहुंच। मेन कारण है भारत में भोजन तक अपर्याप्त पहुंच, यानी कि भोजन के वितरण तक पहुंच नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहला कारण है। दूसरा है खान पान संबंधी आदत। देखो, जिनके पास खाने की उपलब्धता तो है लेकिन उनकी खान पान की जीवन शैली बहुत खराब है। जैसे जिनके पास अमीर लोग हैं ज़्यादातर है, वो क्या करेंगे, उनके बच्चे फास्ट फूड खाएंगे, उनके बच्चे फास्ट फूड खाएंगे, इसकी वजह से अति पोषकता की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी कुपोषणता उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप फास्ट फूड खाएंगे डेफिनेटली आपके पोषण तत्व वो कम होंगे। ठीक है, तो इसके से निर्धनता, ऑब्वियसली भारत की निर्धनता का डेटा देना, क्योंकि भारत में अभी भी लगभग 21% जनसंख्या से है वो गरीबी में, और 21% जनसंख्या गरीबी में है, तो ऑब्वियसली उसकी क्रय शक्ति कम होगी, तो वो खाने के लिए ही वो लालच हो जाएगी, वो कैसे पोषण तत्व खाना खा सकती है। और ये एक दुष्चक्र है दोस्तों, गरीबी एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। अगर कोई गरीबी में फंस गया, जैसे गरीबी में कोई फंस गया, मतलब गरीबी है, तो ऑब्वियसली वो पोषण तो एक भोजन नहीं खाएगा, तो पोषण तो युक्त नहीं खाएगा, तो कुपोषण उसके होंगे बच्चे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगी तो स्वास्थ्य के लिए खर्चा होगा, और खर्चे के लिए फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर गरीब होता जाएगा, तो इस दुष्चक्र में फंस जाएगा। संक्रमण, ऑब्वियसली मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है। अब आपकी बॉडी में पहले से ही थोड़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और ऐसी स्थिति में कोई बीमारी हो गई, वो आपको और कुपोषणता में लाने देगी। एनीमिया, लेडीज बहुत ज़्यादा इससे पीछे थे। और सबसे बड़ा कारण ये बताना, ये सामाजिक और आर्थिक, ये सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर है ना। जैसे महिलाओं में ऐसा होता है कि बड़ा परिवार है तो औरत को खाना नहीं दिया जाएगा, लड़कियों को खाना नहीं दिया जाता, तो एक बड़ा पार्ट जो बच्चे में जो ले सकता है, जेंडर के आधार पर भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसकी वजह से भी एक पार्ट जो 50% पॉपुलेशन है उसको पोषण तक भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, एक पॉइंट और जोड़ना है उसी क्वेश्चन में, आपको सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सरकारी प्रयास, तो दोस्तों सरकार द्वारा एक तो राष्ट्रीय पोषणता मिशन चलाया गया, ये आप जानते हो सब। सरकार द्वारा अगर बात करें तो मिड डे मील योजना भी चला रही है ना। सरकार द्वारा अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी मुख्य रूप से मिड डे मील के माध्यम से महिलाओं के लिए चीज़ें चलाई रही है। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 लाया गया, 2013। सरकार द्वारा पीडीएस सिस्टम, ये तो मुझे इतने याद है, आप और भी इसमें देख करके लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं ताकि खाद्यान्न की या कुपोषणता की समस्या उसको कम किया जा सके। ठीक है, और इसके अलावा आजकल तो सर फिट इंडिया कैंपेन भी चलाने लग गई। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक प्रयास और किया जा रहा है, ईट गुड फूड कैंपेन। ऐसे कई प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से न केवल खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा बल्कि लोगों की खाद्यान्न तरीके को भी बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो क्वेश्चन बनता है उसमें थोड़ा सा कुछ अलग से अपने पॉइंट भी देने पड़ते हैं। अब दोस्तों इस बाल कुपोषण के डेटा देख लिए, बाल कुपोषण की स्थिति देख ली, अब हमें देखना है कि बाल कुपोषण का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बाल कुपोषण है तो ऑब्वियसली उसमें बीमारियां बढ़ेंगी। पहली बात, उसके स्वास्थ्य पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे बीमारियां पैदा होंगी, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अल्प पोषण होगा तो उसकी उत्पादकता कम होगी, ऐसी स्थिति में उसकी क्षमता कम होगी, और ना ही वो शिक्षा में अच्छा हो सकता है, ना ही वो किसी स्किल में अच्छा हो सकता है, और इससे उसकी आर्थिक उन्नति भी बाधित हो जाएगी। ठीक है, ठेंगनेपन की वजह से बच्चे में क्या हो जाएगा, एक तरह से साइकोलॉजी, आपने देखा कोई बच्चा बहुत थका हुआ है, कमजोर है, बीमार है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा साइको हो जाता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल उसका मेंटली विकास नहीं हो पाता, और इसकी वजह से हमारे यहाँ अवसाद जैसी जो डिप्रेशन वाला इशू है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा युवाओं में। ठीक है, और बाल कुपोषण की वजह से भारत का जीडीपी है वो 4% तथा भारत की उत्पादकता है वो 8% कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी कुपोषण की वजह से हमारा जो जनसंख्यिकीय लाभांश है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा ज़्यादातर अगर हम हमारे यहाँ मजदूर कर रहे हैं तो उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी, क्योंकि कोई थका हुआ मजदूर है वो क्या काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्बेंस है वो क्या काम करेगा, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी ही उसके साथ काम नहीं कर सकती तो क्या काम करेगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये कुपोषण देश के डेवलपमेंट को, देश के आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट को, देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, सभी चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है और भविष्य की सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए इसका समाधान जरूरी है। तो जब भी इसका आपको इफेक्ट बताओ तो इन पॉइंटों को जरूर लेना। अब करना है
अच्छा, ये सरकार की योजना ऐसी में लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताई है पूरी योजना सरकार ने लिखी हुई है बहुत बढ़िया से कि सरकार ने क्या क्या पहल की गई है, ठीक है ना। तो इनको जरूर पढ़ लेना, एक बार बता देते हैं हम भी इनको। अब आपको अगर सजेशन देना है, सबसे पहली बात है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है दोस्तों, कि क्या खान पान करना चाहिए, बच्चों को कितना खिलाना चाहिए, बच्चों को क्या अवेयर करना चाहिए। इसमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि ये सिविल सोसाइटी की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए, सामुदायिक भूमिका होनी चाहिए, मीडिया के द्वारा चीज़ों का प्रचार किया जाना चाहिए, अच्छे अच्छे जो फिटनर हैं उनके द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इसका खाने की जो जीवन शैली है उसको बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बेहतर खाद्य प्रणाली, कि हमें जो हमारे यहाँ जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है बच्चों को पौष्टिक हो, सुरक्षित हो, क्रियापति हो, ठीक है ना, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। और खाद्यान्न में विविधता होनी चाहिए, जैसे फल, सब्जी, मोटा अनाज, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और विशेषकर ये जो हमारे परंपरागत खाद्यान्न सिस्टम है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाना चाहिए। इसके अलावा योजनाओं को, जितनी भी योजना चलाई जा रही है उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। पूरक खाद्य पदार्थ, यानी कि सबसे बड़ी बात है फूड फोर्टिफिकेशन जैसी प्रणाली को लाया जाना चाहिए। फूड फोर्टिफिकेशन आप जानते होंगे कि किसी खाद्यान्न में उसमें आवश्यकता के अनुरूप पोषक तत्वों को इनपुट करके उसमें मनवांछित हम परिणाम पा सकते हैं, वो होती है फूड फोर्टिफिकेशन। तो अगर कई जगह मान लें कुपोषण की समस्या है ना, तो उसी प्रकार के पोषक तत्वों को उस फूड में फोर्टिफाइड किया जाए ताकि उस प्रकार की समस्या समाधान हो सके। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक बढ़िया तरीका है। शिशु देखभाल पे भी फोकस करना चाहिए। ये बेसिक से वो तरीके हैं जिनकी वजह से हम इस कुपोषण की समस्या को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। एक तो ICDS योजना चलाई गई थी आंगनबाड़ी क्षेत्र में, जिसमें ये था, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चों में कुपोषण होता है, वो मेन कारण होता है कि बच्चों, गर्भवती माताएं या उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनको मुख्य रूप से स्तनपान ना कराया जाना। स्तनपान की वजह से मेन बीमारियां होती है, तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि स्तनपान करवाया जाए। और इसलिए महिलाओं में, इसलिए बच्चों को सारी चीज़ों को पोषाहार और राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए योजना चलाई गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सबको खाद्यान्न उपलब्ध हो पोषणता युक्त। पोषण अभियान, यानी कि किशोरी गर्भवती महिलाएं, इनके लिए पोषणता युक्त सुधार लाने के लिए ये चलाया गया था। मिशन 2.0, इसमें भी मुख्य रूप से क्या किया गया कि है तो यही है, लेकिन इसमें क्या है कि कई योजनाओं को एक साथ इंटीग्रेट किया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजनाएं और पोषण अभियान, इन तीनों को इंटीग्रेट करके मिशन पोषण 2.0 चलाया गया। मिशन वात्सल, यानी प्रत्येक बच्चा एक खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें उसके चारों ओर वही इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। मेन दिक्कत क्या है कि बच्चा घर पर रहता है, माता पिता काम पे जाते हैं, बच्चे की केयर टेकिंग करती है कोई मेड करती है। अब मेड वो प्रेम नहीं दे पाएगी जो उसकी माँ, उसका बच्चा के माँ या दादा दादी दे सकते हैं। इसकी वजह से जब बच्चे को एक मेंटली एनवायरमेंटल नहीं मिल पाता तो कोई भी खाना उसके काम नहीं कर पाएगा, और इससे भी बच्चे की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो माता हैं उनको 3 किस्त दी जाती है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वो खुद खा करके अच्छे से बच्चे को स्तनपान करा सके। तो सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहे हैं, क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें इसमें आ चुकी है दोस्तों। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये खाद्य सुरक्षा से जोड़ सकते हैं इसको, बाल कुपोषण से जोड़ सकते हैं इसको, बाल मृत्यु दर से जोड़ सकते हैं, और SDG 1 से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? ये सर्वे करवाया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में। और इसको करवाने वाली संस्था का नाम है स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये इसको करवाता है, और 2021 की ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत हमें एक तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरा हमारी स्कूली एजुकेशन का क्या गुणवत्ता है उसका भी पता लगेगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक सी देखनी है। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक से ही देखना है कि ये सर्वेक्षण, पहली बात तो दोस्तों इसके बारे में जान लो थोड़ा सा कि ये सर्वेक्षण क्या है, क्योंकि इसको लेकर के स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्या है कि एक टॉपिक में हमारे कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए। हम क्या है कि पूरे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहते हैं। नहीं तो मंथली मैगजीन आपने सुना होगा, इसको 6-6 घंटे में पूरी मंथली मैगजीन खत्म कर देते हैं वीडियो में। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इस तरीके से कराए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका हेल्प मिले। तो इसी उद्देश्य से
इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। और ये किसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? शिक्षा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो सर्वे जारी किया जाता है उसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 3 बार में एक बार होता है और इसमें तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग आउटपुट को देखा जाता है कि क्या उसने आउटपुट क्या निकाला, स्कूल जाना नहीं, उन्होंने लर्न क्या किया है, उसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात है ये स्कूल आधारित जांच नहीं है। स्कूल आधारित जांच नहीं, ये जाते हैं और देखते हैं, कहीं कहीं पे सर्वे लेंगे और उनके आधार पर कैलकुलेट कर देंगे और ये ऑल ओवर इंडिया का डेटा फिर इशू कर देते हैं उसी के अनुमान के आधार पर। इसमें क्या है कि 2017 में पिछला किया गया था और अब 2020 में किया गया, तो 2021 में उसकी रिपोर्ट है वो जारी की गई है। ठीक है। और ये जिले की इकाई, इसमें क्या है कि व्यक्तिगत रूप से स्कूल छात्रों को प्रदान नहीं किया था, यानी कि इसमें जो मार्किंग होती है वो छात्रों को नहीं दी जाएगी बल्कि इकाई मानी जाएगी। वो इकाई जिला हो सकता है, वो इकाई राज्य हो सकता है और वो इकाई राष्ट्र हो सकता है। यानी कि इस राज्य में इतना स्टैंडर्ड है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना स्टैंडर्ड है, उस आधार पर इसमें क्या की जाती है? रिपोर्टिंग की जाती है। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डेटा आपको याद होना चाहिए। 2021 में सरकारी स्कूल, ऑब्वियसली सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे इसमें। सरकारी स्कूल में केंद्र सरकार के स्कूल, राज्य सरकार के स्कूल, तो इसमें सरकारी स्कूल भी शामिल है, इसमें सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल भी शामिल है और निजी स्कूल भी शामिल है जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करते, उनको भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है। और कुछ आधार पर, और इसमें क्या होता है कि हम नमूने लेते हैं, मतलब जा करके कुछ स्कूल सेलेक्ट करते हैं और स्कूलों में जा करके थोड़े 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट उनको उठाते हैं और उनसे पूछ के हम ये रिपोर्ट डिसीजन लेती है। ठीक है। और इसमें अगर विषय की बात करें तो 3 से 5 के लिए इसमें भाषा, गणित और विज्ञान को शामिल किया गया। इतना ज़्यादा की जरूरत है नहीं वैसे टेक्निकली, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन इसको जारी करता है और उसका क्या मेन थीम है। ठीक है ना। तो इसमें कक्षा 3 और 5 की गणित, पर्यावरण और विज्ञान, और कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, इनको शामिल किया जाता है। तो इनके आधार पर फिर इनको नंबर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसका CBSE इसका संचालन और संगठन है और NCERT इसकी रूपरेखा, यानी कि इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवाने में CBSE रोल निभाता है और NCERT इसका पूरा क्या करता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है किन किन मुद्दों पर आप बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो उसको लेकर के इसमें पूरी चीज़ दिखाई जाती है। इसमें अगर बात करें तो टॉप बॉटम वाले 3 स्टेट देखें तो अगर लैंग्वेज के आधार पर देखें तो सबसे पहला पंजाब, अच्छी लैंग्वेज में बच्चों की बढ़िया पकड़ है, दूसरा MP और तीसरा राजस्थान। सबसे खराब स्थिति में है दोस्तों दमनदीप, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि आजकल UPSC या स्टेट से डायरेक्ट लाइन उठा लगती है और इसके अलावा लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा वो स्टेटमेंट में क्या कर देती है आजकल कि फर्स्ट को नहीं सेकंड को पूछ लेती है, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में करें तो पंजाब सबसे टॉप में चल रहा है, दूसरा राजस्थान, तीसरा MP, और सबसे खराब स्थिति में चल रहा है मैथमेटिक्स में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और दिल्ली और गोवा। सबसे अच्छी स्थिति में अगर साइंस की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ चल रहे हैं और सबसे खराब स्थिति में बात करें तो गोवा, मेघालय और तमिलनाडु चल रहे हैं। अगर सोशल साइंस की बात करें सबसे अच्छी स्थिति पंजाब, यानी कि पंजाब हर स्थिति में टॉप कर रहा है, ध्यान है, और राजस्थान, पंजाब ठीक ठाक स्थिति में है क्योंकि हर स्थिति में पंजाब पहले पे है तो राजस्थान सेकंड में रह जाता है। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि भारत में शिक्षा का वितरण किस तरीके से। अब देखो केरला में अगर हम बात करें तो केरला कहीं दिख नहीं रहा, हालांकि केरला में एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि केरला में लर्निंग आउटपुट का स्टेटस हो सकता है कम हो, इसलिए केरला इसमें आ नहीं रहा। तो इसलिए अब ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार डाउट हो जाता है केरला आना चाहिए, केरला इसमें है नहीं कहीं पर। इसमें कई कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इसमें कई कंक्लूजन निकाले हैं इसने, और कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि गणित और भाषा सहित सभी विषय स्कूली छात्राओं में गिरावट आई, ध्यान रखना सभी में कमी आई है। लर्निंग आउटपुट उनका कमजोर है क्योंकि उन्हें बड़ी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। हमारे यहाँ एक पॉलिसी है एक कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की, कि हम कक्षा क्लास 8 तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे। ये जो नो डिटेंशन जो पॉलिसी है, इसको नो डिटेंशन बोलते हैं, मतलब किसी को डिटेंट नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं।
इस नो डिटेंशन पॉलिसी का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे यहाँ पड़ रहा है। और ये रिपोर्ट इस NSA ने बोला, नेशनल जो इस रिपोर्ट अचीवमेंट सर्वे, इसने बात बोली है कि इसी की वजह से हमारा लर्निंग आउटपुट कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि बच्चे को फेल तो करते नहीं है, एक क्लास से दूसरी क्लास भेजते हुए चले जाते हैं, तो ये एक दिक्कत आ जाती है। राज्यवार आज करें तो अगर पंजाब राजस्थान ने बहुत ज़बरदस्त स्थिति में प्रदर्शन किया है और दिल्ली अरुणाचल प्रदेश खराब स्थिति में रहे। अगर लिंगवार करें तो 2017 की तुलना में इस वर्ष लड़कियों की जो है उनमें स्थिति बेहतर हुई है। शहर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की औसत प्रदर्शन उन्हीं राज्यों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रहा है, यानी ग्रामीण स्कूलों की परफॉर्मेंस शहरी स्कूलों की तुलना में कम रही है। अगर हम कास्ट वाइज देखें या क्लास वाइज देखें, SC, ST और OBC के छात्रों का प्रदर्शन जनरल के बच्चों की तुलना में कम रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा उनका कंपैरिजन कमज़ोर रहा है। अगर देखें तो 18% बच्चों की माताएं पढ़ी लिखी नहीं, ठीक है ना। 7% स्कूलों के शिक्षक हैं वो एबसेंट रह रहे हैं, 7% स्कूल है के शिक्षक वो एबसेंट रहे। ये बेसिक सा डेटा दिया है। तो इस रिपोर्ट को, इस डेटा को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई आंसर लिखना है, एजुकेशन से रिलेटेड भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखना है, एजुकेशन में भारत की शिक्षा की समस्याओं को लिखना है, तो वहाँ ये फैक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसका महत्व यही है कि इससे आप अच्छे से परफॉर्मेंस एवुलेट कर सकते हैं और उसी के आधार पर फिर बेहतर प्लान बना सकते हैं और अपने कुछ स्टैंडर्ड है उनमें सुधार कर सकते हैं और रिसर्च जो है डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके सामने एक रिफ्लेक्शन दे देती है कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम कैसा बना हुआ है, उसमें क्या फॉल्ट है, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है मैरिटल रेप। दोस्तों ये टॉपिक शायद सितंबर की मैगजीन में या अगस्त की मैगजीन में दोबारा आएगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसीजन दिया था, तो वहाँ इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ इसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसमें थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन हम क्योंकि उसमें अपडेटेड डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके साथ इसको पढ़ेंगे। अगला जो हमारा छोटे छोटे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूज़ में रहते हैं, इससे मई मंथ में रहे होंगे, उन्हीं के आधार पर अगला हम देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जारी किया। दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जारी किया गया। इससे पहले 4 के डेटा हमारे पास चल रहे थे और ये इसको जारी करने वाली संस्था है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके द्वारा ये सर्वेक्षण है ये जारी किया जाता है और इसके माध्यम से ये बताती है कि क्या तुलना, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय डेटा होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसको जारी करती है और व्यापक सर्वेक्षण होता है। इसमें हेल्थ क्षेत्र में सभी एरियाज़ में इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें नई चीज़ों को भी ऐड किया गया है। जैसे मृत्यु पंजीकरण को ऐड किया गया है, प्री एजुकेशन स्कूल एजुकेशन को शामिल किया गया है और बाल टीकाकरण इसको शामिल किया गया है, मंथली जो साइकिल है उसको शामिल किया गया है, एल्कोहल और तम्बाकू, ये नए मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। पहले ये शामिल नहीं थे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में थे उसमें शामिल नहीं थे, अभी इनको शामिल किया गया है। अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ को और ज़्यादा व्यापक बनाया गया। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंपेयर करना है कि हर 5 साल में होता है, लगभग 4-5 साल में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इन दोनों में क्या चीज़ें घटी है, वृद्धि हुई है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है घटा है या बढ़ा है। अगर आप डेटा याद रख पाए तो बढ़िया बात है, नहीं भी रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए घटा है या बढ़ा है, ठीक है। एक है दोस्तों कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑब्वियसली एक महिला अपनी 15 से लेकर 49 की एज में कितने बच्चे पैदा करने की औसत उसकी क्षमता है, उसको इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। तो टोटल फर्टिलिटी अगर बात करें तो ये कहा गया कि 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 4 के अनुसार 2.2 थी, अब 2 आ गई, अर्थात घटी है। हमारी TFR है वो घटी है, और TFR घटने का मतलब ये दोस्तों, अगर TFR हमारी घट रही है, अगर 2 है TFR, इसका मतलब जनसंख्या इक्वल होगी। भाई 2 तो होते ही हैं और 2 के 2 होंगे तो जनसंख्या इक्वल मतलब स्थिर हो जाएगी। 2 मम्मी पापा है, उनके 2 ही बच्चे हुए, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मम्मी पापा मतलब उतने ही एक टाइम के बाद मर जाएंगे, उतने ही जन्म ले रहे हैं। तो अगर किसी जनसंख्या में TFR 2 तक रहता है तो जनसंख्या धीरे धीरे स्थिर होती चली जाती है।
अगर 2 से कम रहता है तो जनसंख्या कम होने लग जाती है, अगर 2 से ज़्यादा रहता है तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो हमारा TFR है घटाए, ये ध्यान रखना। दूसरा, गर्भ निरोधकता जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब TFR घट रहा है, जैसे मतलब जो गर्भ निरोधकता है उसका जो लोग ज़्यादा अवेयर हो गए और उसका ज़्यादा यूज करने लगे, तो पहले की तुलना में बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद अगर प्रसव पूर्व देखभाल ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर हो गए। अब महिलाओं की, गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज है, उसकी देखभाल ज़्यादा करते हैं, एजुकेशन का सिस्टम अवेलेबल हो गया, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकार होगी, तो ये भी आपको पता है इसलिए बढ़ेगी। परिवार नियोजन की कोई जरूरत, अब परिवार नियोजन की जरूरत तो पूरी नहीं हुई, तो ये जरूर घटा है। परिवार नियोजन की ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई वो घटा है। पहले ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि परिवार नियोजन के बारे में पहले से ही सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी है। इसके अलावा टीकाकरण की बात करें तो बड़ा है, ऑब्वियसली अब टीकाकरण को लेकर के हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कौन सी लेवल पे हमारी चीज़ें बढ़ी है, कौन सी पे घटी है। अगर लिंगानुपात करें तो बहुत ज़बरदस्त स्थिति में सुधरा है। आपको पता है लिंगानुपात 991 से लेकर के और इस बार 1020 हो चुका है, तो लिंगानुपात बहुत अच्छा बढ़ा है। इसके लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैंपेन इसमें अहम भूमिका निभाए, जिसमें एक वो लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इस अभियान ने बहुत ज़्यादा हुआ है। सेल्फ विद डॉटर, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आपने जो बिहेवियर चेंज लाए लोगों को, इन्होंने ही बेटी को लेकर के जो नकारात्मक मान सकता है समाज के मन में भरी हुई थी, उन्हीं की वजह से हमारा जो सेक्स रेशियो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। इन्फेंट जो, अगर मैं जो बात करें नवजात मृत्यु दर की, उसमें कमी आई। ऑब्वियसली हम हेल्थ स्थिति सुधार रहे हैं। अब प्रेग्नेंट महिला है, नवजात का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और 1 दिन से लेकर के 28 दिन के बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रति 1000 बच्चे, मान लें 1000 बच्चों ने जन्म लिया 1 दिन से 28 दिन के हुए, और उससे पहले अगर मान लें 10 मर गए, तो उसी के आधार पर प्रति 1000 पे निकाला जाता है। तो इसमें हमारी कमी हुई है। पहले प्रति 1000 पे लगभग 29 था, अब 25 तक आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि इसके कई कारण हैं। हमने अब प्रेग्नेंट लेडीज है उनको पोषणता की चीज़ें दी, उनको हेल्थ सुविधाएं दी, और इसकी वजह से ऑब्वियसली उसका उनको मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा हुई, और इसकी वजह से चीज़ें कम होती गई। शिशु मृत्यु दर, इसमें शिशु मृत्यु दर की बात करें, यह जीवन के 28 दिनों के पहले दौर सभी बच्चे की शिशुओं की, इसमें भी वही आधार पर ये भी कम होगी ऑब्वियसली शिशु मृत्यु दर भी। ठीक है ना। इसके अलावा 5 वर्ष से कम बच्चों की, ये इसमें मुझे लगता है इसमें थोड़ा फॉल्ट है। इसमें ये होगा ये या 28 से 1 साल तक होगा शायद, नवजात का 1 से 28 दिन होगा, है ना। तो ये एक बार देख लेना, इनको कैलकुलेट कर, इनको ये डेटा मुझे लगता है सही नहीं लिखा हुआ, कि इसकी परिभाषा वाला डेटा सही नहीं लिखा। ये तो हमको पता होना चाहिए परिभाषा में शायद। देखो, नवजात मृत्यु दर का मतलब है कि कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने से 28 दिन के बीच में उसकी मृत्यु हो गई। एक जन्म लेने से 28 दिन तक के बच्चों को इसमें कैलकुलेट किया जाता है नवजात में, और शिशु में 1 वर्ष तक के बच्चों को। और बाल मृत्यु दर मतलब शिशु में हो गया, और 5 वर्ष तक के बच्चे आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना। तो 5 वर्ष से ये हो जाएंगे 1 से 5 वर्ष तक के। ठीक है, तो समझिए नवजात में आते हैं 28 दिन तक के, शिशु में आते हैं 1 वर्ष तक के, और इसमें आते हैं 5 वर्ष तक के। है ये तीनों चारों मृत्यु दर है। तो इन सब में हमारी स्थिति है पहले की तुलना में सुधरी है। इसके अलावा 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं का विवाह ऑब्वियसली ये तो गिरेगा ही, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर बच्चों को, महिला लड़कियों को पढ़ाने लग गए, और जो एज है शादी करने की वो भी बढ़ने लग गई है। संस्थागत प्रसव है ऑब्वियसली इसमें और स्थिति सुधार आएगी। आजकल पहले तो घर में ही मतलब बच्चे हो जाते थे, आजकल तो इंस्टीट्यूशनल प्रसव है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पतालों में होते हैं, बड़ी सेफ्टी के साथ होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बढ़ेगा हमारे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 20 से 24 आयु वर्ष की विवाह हैं पहले हुआ है, उनमें पहले की तुलना में घटी है। ये एक फॉलो पॉइंट को याद रखना। इसके अलावा 5 वर्ष से कम जो ठिगनेपन की बात करिए, तो ठिगनेपन में हम घटे हैं, दोगलेपन में हमारी स्थिति सुधरी है, और कम वजन वाले में स्थिति सुधरी। देखो, हम सुधार तो कर रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, खास सुरक्षा अभियान, राष्ट्र जो पोषणता अभियान, क्या इनका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या इनकी कोई अचीवमेंट है, तो हाँ बोलेंगे अचीवमेंट तो है। तो वहाँ दोस्तों इस डेटा को कंपेयर करना है। ठीक है, इसलिए ये डेटा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं होगा आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2015-16 से लेकर के और 2019-20 का डेटा आप कंपेयर करना कि क्या सच में सुधार हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल सुधार हुआ है। तो उसके लिए हमारे लिए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बस। ठीक है ना।
इसके अलावा ये कोई खास ऐसा है नहीं है। इसमें क्या कर रही सरकार कि केंद्र सरकार ने भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, यानी कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें। तो इसको मुख्य रूप से अगर बात करें हम तो नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में ये कोई खास है नहीं है इतना, इसमें जस्ट बेसिक सा डेटा दिया गया है। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु पंजीकरण में 4.75 लाख की वृद्धि हुई है और मौतों की संख्या, जबकि ये कह रहा है कि जैसे मृत्यु लोगों की डेथ होती है, लोगों का बर्थ होता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बात की गई है कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो वो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डेटा इसमें है नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो वैसे। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इस रिपोर्ट को सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट आए दोस्तों आपको जरूर याद रखना है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या हेल्प है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है WHO और यूनिसेफ। इनने मिलकर के ये सहायक प्रौद्योगिकी, जो इतनी भी सहायक प्रौद्योगिकी है, और ये सहायक प्रौद्योगिकी कौन कौन सी, ये हम साइंस टेक में अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। उन सहायक प्रौद्योगिकियों में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से ये फोकस किया गया। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था 2018 की में कि हमें सहायक जो प्रौद्योगिकी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। सहायक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये है कि जैसे इसमें दिया गया है कि सिस्टम और सेवाएं जो ज्ञान और कौशल का प्रयोग को बढ़ावा दे सकती है, जैसे इसमें देखो जैसे व्हील चेयर है, पावर चेयर है, सफेद वेंट है, ये जो उपकरण है, ऑक्सीजन टैंक है, जो एक उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है सहायक टेक्नोलॉजी में। तो इतना ध्यान रखना है आपको इसमें कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये और फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। भारत ने भी सहायक टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे मतलब जो दिव्यांगजन है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है, इसी प्रकार कोई सीनियर सिटीजन है उनके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आती है किसमें, सहायक टेक्नोलॉजी में। भारत द्वारा सहायक टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इतने जो दिव्यांगजन थे, इनके लिए भारत सरकार द्वारा जैसे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, इसका गठन किया गया था जो आर्टिफिशियल अंग बना सकें, ठीक है ना। अब ये निगम क्या है, एक कंपनी है मणिरत्न, जो हेल्थ सामाजिक न्याय मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 1976 से काम चालू कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम अंगों का निर्माण करना है ना, उनको प्रोत्साहन देना और उनका विकास करना। तो ये क्या है, सहायक टेक्नोलॉजी के रूप में काम कर रहा है। तो उसी सहायक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये किन किन लोगों ने कितना इस पर बढ़ावा दिया है, कितना काम किया है, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है। रिपोर्ट क्या है, ऑब्वियसली रिपोर्ट का एक ही लक्ष्य होता है डॉक्टर, डेटा कलेक्ट करना, डेटा का मूल्यांकन करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। इसके अलावा भारत ने ये 7 भी चलाया है, स्वास्थ्य के लिए निर्बाध किफायती सहायक तकनीकी, ये नेशनल ट्रस्ट का संसाधन केंद्र है, IIT कानपुर और ICS बंगलौर और इसके द्वारा, तीनों के द्वारा डेवलप किया गया था। इतनी ज़्यादा जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ये योजनाओं का नाम इसलिए ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले गए, भारत की स्थिति क्या है और किस तरीके से इसमें और सुधार कर सकते हैं, वहाँ एक क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला आया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, इसको लेकर के आपसे प्री में क्वेश्चन आते हैं, साथ ही मेंस में आप इसको कोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिपोर्ट जारी करता है और इसने ये रिपोर्ट का 6th स्टैंडर्ड जारी किया गया है और ये रिपोर्ट हमेशा आपको पता है एनुअली होती है। और अगर इस संस्था के बारे में हम जानें तो ये संस्था यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन और खाद्य विकास विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन दोनों के द्वारा 2016 में इस संस्था का निर्माण किया गया था और इसको एक काम जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप एक तो खाद्य संगठन है उनका रोकथाम करेंगे, खाद्य संकटों के लिए तैयारी करेंगे, खाद्य संकटों के लिए क्या क्या हमें रेस्पॉन्सिव जो मेजर अपना सकते हैं वो अपनाएंगे और SDG 2 के टारगेट को अचीव करने में सहयोग देंगे। यानी कि इस संस्था को क्या किया है, इन्होंने संस्था बनाई तीनों ने मिलकर के, यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन तीनों ने मिला करके विश्व में जो फूड क्राइसिस है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट का गठन किया। वो इंस्टीट्यूट ये है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस और इसी के द्वारा पूरा रिसर्च करके एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है। तो ये आपका प्री की चीज़ होगी। अब इस रिपोर्ट ने क्या बोला है वो थोड़ा मेंस के फैक्टों में काम आ जाएगा। रिपोर्ट ने बोला दोस्तों
कि 53 देशों में लगभग 19.3 करोड़ लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से प्रभावित है। एक्यूट फूड सिक्योरिटी का मतलब है दोस्तों कि जब किसी भी व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति, किसी भी प्रकार का भोजन, देखो एक तो फूड सिक्योरिटी संकट है कि खाद्य सुरक्षा ही संकट है, किसी को पोषण तो युक्त ना मिले। एक है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भोजन ना मिले और उसके जीवन में आजीविका में तत्काल खतरे में डाल देती है। वो इतना ज़्यादा असक्षम हो गया कि अब वो भोजन है उसको प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है। तो इससे बड़े पैमाने पर उसकी अकाल और मृत्यु की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया इन्होंने, एक है संघर्ष, जो रसिया यूक्रेन में संकट चल रहा है, इसकी वजह से बहुत जगह खाद्यान्न सप्लाई नहीं हुई और बड़ी मात्रा में लोग क्या हो गए इससे प्रभावित हुए। एक जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु की वजह से फसलें नष्ट होती है, बाढ़ सूखे की स्थिति आती है तो खाद्यान्न उपलब्धता कम हो जाती है। और एक आर्थिक संकट है, और इन सभी कारणों की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता है और इसी की वजह से लोगों को ये साधन सीमित हो जाते हैं। 2022 के लिए गंभीर खाद्य सुरक्षा, जिसका मेन कारण है दोस्तों यूक्रेन में युद्ध जो जारी है इसकी वजह से, क्योंकि यूक्रेन बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई करता है विशेषकर अफ्रीकन देशों के लिए, और जब वो गेहूं सप्लाई नहीं हो पाएगी यूरोपीय देशों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी मात्रा में फूड की कमी आएगी, फूड महंगा होगा, और जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको कभी उसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो वो खाद्य सुरक्षा संकट में प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, सुझाव यही है 3+3, इसको देखते हैं 3+3 ये जो दृष्टिकोण है क्या है, इस पर हमें फोकस करना है। और दूसरा, छोटी जोत वाले जो किसान हैं उनको बढ़ावा देना है। अब 3+3 में क्या है वो देखो। इस 3+3 में मतलब है कि खाद्य संकट से यदि हमें उभरना है तो हमें 3 लेवल पर काम करना होगा, एक क्षेत्रीय लेवल पर, एक राष्ट्रीय लेवल पर और एक वैश्विक लेवल पर। और क्या काम करना पड़ेगा, इसमें 3 काम करने पड़ेगा। सबसे पहले खाद्य संकट को हमें समझना पड़ेगा कि फूड क्राइसिस है, ये पहले बात क्या है, कहाँ पर है और क्यों है, और कौन जिम्मेदार है और क्या समाधान है। इतने फैक्टर पे हमें जाना पड़ेगा। फूड संकट अगर असली रीजन क्या है, इसका असली पॉइंट क्या है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा, पोषण और कृषि रणनीति, इसके बाद हमें इन चीज़ों में निवेश करना होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा। और तीसरा, खाद्यान्न से परे जाकर के प्रयास करना होगा। खाद्यान्न ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, लोगों की जीवन शैली पर, उसके वितरण पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यह है 3x3 दृष्टिकोण। इसको यूज कर सकते हैं हम कुपोषणता में, इसको यूज कर सकते हैं हम किसी भी समस्या के निपटान में। तो इस फंडे को यूज करने के लिए हम हमेशा इस प्रकार का चार्ट आप बना देना, आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा अगली एक रिपोर्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था ने जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली पर वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। अब सबसे बड़ी बात है, वैश्विक खाद्य रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है। और इसने 2 मुद्दों के आधार पर, एक जलवायु परिवर्तन और एक खाद्य सिस्टम, इनके आधार पर कंक्लूजन निकालते हुए ये रिपोर्ट जारी करी। इस पूरी लाइन का मतलब यह है। इस रिपोर्ट के जो कंक्लूजन है वो हमारे क्वेश्चन के मेंस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फैक्ट आते हैं। इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% तक कम हो जाएगा। ध्यान रखना, भारत खाद्य उत्पादन तो करेगा लेकिन अभी इसका 16% तक कम हो जाएगा। इसका मेन कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, इससे भारत में बाढ़ और सूखे की स्थिति रिपीट होगी, इससे फसलों में नए रोग आएंगे और इसी की वजह से भारत का जो खाद्यान्न संकट है वो बढ़ जाएगा। तो भूखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या, ऑब्वियसली जब खाद्यान्न कम होगा तो भूखमरी बढ़ जाएगी। ये लाइन आपको याद रखना दोस्तों। भारत में भविष्य में खाद्य सुरक्षा का संकट आ सकता है, उसके लिए। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन की वजह से बोला गया कि 2010 के स्तर की तुलना में 2050 तक गैस जो ग्लोबल लेवल पर जो फूड प्रोडक्शन होगा उस पर इफेक्ट ज़्यादा करेगी जलवायु परिवर्तन। ऑब्वियसली 2050 तक जलवायु परिवर्तन ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बाढ़, सूखा, मौसम संबंधी जो चेंजेज होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्लोबल खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि भारत में यदि कम हो रहा है तो ऑब्वियसली पूरे देश में भी कम, विश्व में भी कम होगा। 7 करोड़ लोग भूखमरी से पीड़ित हैं और इसमें सबसे ज़्यादा है कि लगभग 3 करोड़ लोग हैं पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में ही हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग इसमें पीड़ित हैं। 2030 तक दक्षिण पश्चिम एशिया मांस का उत्पादन 2 गुना और 2050 तक ऑब्वियसली। अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली खाद्यान्न की कमी होगी तो शाकाहार से लोग किसकी ओर जाएंगे, मांस आदि की तरफ, और इसलिए मांस का उत्पादन ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये एक चेंजेज होंगे, फूड सिस्टम में चेंजेज होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसने सुझाव भी दिए। तो किसी भी ये सुझाव आपको काम आएंगे किसी भी तरह की चीज़ों में, तो इसलिए इनको याद रखना। सुझाव इसने बढ़िया दिए
कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जलवायु सहनशील फसलों का निर्माण करना पड़ेगा, संसाधनों की कुशलता बढ़ानी पड़ेगी और सतत नवाचारों और रिसर्च और अनुसंधान उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें ऐसी फसलें बनानी चाहिए जो कम अधिक तापमान को झेल सकें, सूखे को झेल सकें। हम ऐसी फसलों को उत्पादन, अगर बाढ़ की स्थिति आ रही है किस क्षेत्र में, तो उसको भी सहन कर सकें। समग्र विकास यानी सभी को लेकर चलेंगे, जल जमीन भूमि सबका मैनेजमेंट अच्छे से करें, ठीक है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य आहार सबसे बढ़िया, जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। श्रृंखला खाद्य श्रृंखला है उसको सही से करना पड़ेगा। और ग्रामीण आबादी है उस तक सामाजिक जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं चलाई जा रही है, मिड डे मील को लेकर के, ठीक है, सारी योजनाएं हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए ताकि सभी का समावेशी विकास हो सके। ये सुझाव दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, ध्यान रखना ये रिपोर्ट के सुझाव है। अगर हमें कहीं भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो इस रिपोर्ट के सजेशन का यूज करना है दोस्तों। अब उस रिपोर्ट यही कहती है, ऑब्वियसली ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सलाहकारी केंद्र है, 1975 में स्थापित हुआ, ठीक है ना। ये वैश्विक भागीदारी के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने भारत में असमानता स्थिति की रिपोर्ट को जारी किया गया। इतना लाइन याद है आपको, ये इंपॉर्टेंट है बस। और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसने तैयार किया था और इसने जारी किया था इस रिपोर्ट को। और असमानता मतलब वही, ऑब्वियसली आप जानते हो बेसिकली कि लोगों को अवसरों के बीच में असमानता हो जाए, तो उसको जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में कई डेटा लिए गए, उनको भी ध्यान रखना। आवधिक श्रम लेबर यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनको भी इसमें शामिल किया। ये 3 डेटा है, इनके आधार पर फिर रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर कंक्लूजन निकालें। तो ज़्यादा कंक्लूजन तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, आपको इतने ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये थोड़ा सा डेटा रखना है रोजगार की स्थिति का, कि भारत में सेल्फ एम्प्लॉय है वो लगभग 45% है, वेतनभोगी होते हैं 30% है, और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं 20% डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और ऑब्वियसली गरीबी एक चीज़ है ध्यान रखना कि असमानता को कम करने के लिए क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। किसने दिया है वो सजेशन कि गरीबों की स्थिति सुधार करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सुधार करना है तो उनको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। इसके अलावा ये सर्वे 2.0 जो सर्वे हुआ है इसको यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये दोबारा इंदौर टॉप आया तो करंट में 10 सर्वे दोबारा आएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा अगला है नेशनल क्रेच स्कीम। नेशनल क्रेच स्कीम, सबसे पहले कोई भी स्कीम के बारे में तो दोस्तों आप पढ़ो तो स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है वो ध्यान रखना। स्कीम का एक फॉर्मेट होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मतलब चलाने वाली कौन है, संस्था कौन है उसको चलाने वाली, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा उसके लाभार्थी कौन है। तो अगर राष्ट्रीय शिशु गृह योजना की अब मैं बात करूं तो चलाने वाली संस्था का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये योजना आपकी नहीं है, बहुत पहले की, लेकिन इसमें फंड की कमी पड़ गई इसलिए हाईलाइटेड है। और इसमें यह है कि जो वर्किंग वुमेन है उन वर्किंग वुमेन के बच्चों की देखभाल के लिए मुख्य रूप से केयर सेंटर बनाए जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि महिलाएं हैं जिन पे बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी है उनसे वो फ्री हो जाएंगी और ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन के रूप में काम कर सकती है, और इससे महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी भी बढ़ सकती है। महिलाओं को क्या हो सकता है, श्रम बल में भागीदारी होगी, फिर बच्चों का अच्छे से पालन पोषण होगा, क्योंकि जब ये गृह बनाए जाएंगे इसमें बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण करना चाहिए, उनको क्या क्या ट्रेन करना चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू सिखानी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और इससे कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चों के साथ रहेगा तो उसका मेंटली डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। पहले इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना थी, अभी उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कर दिया, राजीव गांधी हटा दिया गया इसमें। और इसमें यह है कि देखो सोने की सुविधा होती है, बच्चों को पोषण की सुविधा होती है, अच्छे से निगरानी रखी जाती है, और उसको टीका भी लगाया जाता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें एक साथ दी जाती। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला इसमें फैक्ट है वो देखें, सरकार नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी कर रही है। यानी कि क्या हुआ कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभी हमने क्या है कि अब डेटा हम कलेक्ट करने लग गए तो उनके हेल्थ कार्ड उसको जारी कर दिया जाता है। और यह कार्ड मुख्य रूप से कौन जारी करने, पहले इस योजना को देख रहे थे क्या कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एक ने डेवलप किया है जिसके अंदर ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड नंबर जनरेट करके उनको एक स्वास्थ्य आईडी दी जा रही है। वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति के
पास ही था, अब इसको बच्चों के द्वारा भी जारी कर दिया गया, बच्चों के लिए भी है। और इस स्वास्थ्य कार्ड का फ़ायदा ये रहेगा कि वो अपलोड करके वो आसानी से किसी भी बीमा, अगर इंश्योरेंस लेना है हेल्थ का, तो वहाँ वो एक तरह से कह सकते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट हो जाता है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ की संबंधित सारी जानकारी वो दे देगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्कर के लिए पेशे के रूप में मान्यता दी। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, जो सेक्स वर्कर है उनका पेशे को भी अब हम सम्मान देंगे, गरिमापूर्ण मानेंगे, क्योंकि उनके ऑब्वियसली सेक्स वर्कर हैं, आपको पता है कि काम करते हैं, और सेक्स वर्कर के जीवन है वो आर्टिकल 21 का उनका उल्लंघन करता था। उनको एक तो ना तो मान सम्मान दिया जाता था, न ही उनके कार्य को सम्मान दिया जाता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए। और सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, ये निर्देश किसके अंतर्गत जारी करता है? 142 यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस ने पूछा है, पॉलिटी का पॉइंट ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को फुली पावर देता है किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने की, यानी कि पूर्ण न्याय स्थापित करने में सुप्रीम कोर्ट की फुली पावर होती है, आर्टिकल 142। तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर डिसीजन देता है उसी के आधार पर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में बोला है कि कोई पुलिस, अगर कोई सेक्स वर्कर सहमति से काम कर रहा है तो कोई पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है ना, आपको पता है पुलिस द्वारा इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता था, तो इसकी वजह से सबसे बढ़िया काम तो ये होगा कि जो अगर कोई पूरी सहमति से अपनी इच्छा से कोई सेक्स वर्कर के रूप में अपने पेशे का चयन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। बच्चों को केवल इस आधार पर माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो देह व्यापार में लिखते हैं। कई बार बच्चे होते हैं तो उनको माँ से अलग कर देते हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन होगा और उसको सम्मान दे दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जारी नहीं होनी चाहिए, कोई फोटो नहीं आना चाहिए मीडिया में। अगर मीडिया ने ऐसी कार्रवाई की तो मीडिया पे कार्रवाई होगी ऑब्वियसली। और ये सही है, सेक्स वर्कर को सबसे ज़्यादा समस्या ये की जा रही है कि सेक्स वर्कर बेचारों को सम्मान नहीं दिया जाता, उनके साथ विभिन्न प्रकार की जो हेल्थ इशू होती आती थी, उनको सही ढंग से देखा नहीं जाता था, मिसयूज किया जाता था उनकी मतलब इस स्थिति का। सेक्स वर्कर को पहले ही हमने कानूनी रूप से मान्यता दे रखी है, ठीक है ना, कि और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1982 चलाना दलाली के रूप में माने होना गैर कानूनी है। पहले इसको थोड़ा सा गलत तरीके से कर रखा था, अब इसको सम्मानपूर्वक दे दिया गया है। और सरकार द्वारा सेक्स वर्कर के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें एक है सेक्स वर्कर के लिए पुनर्वास योजना, एक है सेक्स वर्कर के लिए उनकी तस्करी रोकना, उनके बचाव पुनर्वास के लिए उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, और एक नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर है, ये भी चला जा रहा है। ध्यान रखना, एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो है मतलब एलपीजी सिलेंडर के लिए, और एक है उज्ज्वला योजना, ये है किसके लिए? सेक्स वर्कर की स्थिति के सुधार के लिए। इसके अलावा ILO ने LGBTQI जो लोग हैं उनके लिए जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए विशेष नीति करने की बात की है। ILO ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भाई ये जो लोग हैं LGBTQ, इन लोगों के साथ भेदभाव होता है कार्यस्थल पर, इनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है, इनको सही वेतन नहीं दिया जाता। तो इसी को लेकर के उसने सुझाव दिया है, और इसके लिए उसने सुझाव देते हुए उसने कहा कि UNDP और विश्व बैंक के द्वारा जितने भी समावेशन के सूचकांक जारी किए जाते हैं उन पर हमें फोकस करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक कल्याण, इनको सुधार करने की जरूरत है, किसमें? LGBTIQ वाले लोगों में, ये ILO ने बोला है। और भारत में अगर इनकी स्थिति देखें दोस्तों, तो भारत में LGBTQ के अधिकारों की बात हुई है। नाच फाउंडेशन में बोला गया है कि इनको 14, 15, 19, 21 के पूर्ण अधिकार है, इनको किसी प्रकार से कोई अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, इसलिए 377 धाराएं जो इसका मिसयूज कर रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नवजोत सिंह जिहरबाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, 377 धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नालसाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको थर्ड जेंडर का आइडेंटिफिकेशन दिया। और ट्रांसजेंडरों के लिए हमने एक एक्ट बनाया 2019 में। तो ट्रांसजेंडरों के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या चीज़ें की गई है, तो ये पूरा फैक्ट आपके पास हो जाएगा, इसको जरूर याद रख लेना। और ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या फोकस कर रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक है प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। केंद्र ने प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियसली योजना 2011 से चल रही थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो अभी इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद करती है। और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, विशेषकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको विशेष सुविधा दे करके उसको समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। और जम्मू कश्मीर के कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उनमें से योजना एक है।
अगला है उन्नत ज्ञान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, जिसे बोलते हैं आकृति। तो आकृति कार्यक्रम के तहत कुडुनकुलम परमाणु योजना और उसके आसपास युवा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इसका जो संचार कर रहा है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये चला जा रहा है। इसमें कुछ नहीं, इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि वो सेल्फ लेवल पर क्या करें, एंटरप्रेन्योर डेवलप करें, उनकी शुरुआत करें, ठीक है ना, और जॉब सीकर से जॉब गिवर बने। तो इसको चलाए जाने वाली संस्था का नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और बार ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्राम लेवल पर इस तकनीकी को बढ़ावा देगा, लोगों को सेलेक्ट करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनको शिक्षा देगा, और इसके अंतर्गत उनको जैव विविधता, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, कृषि, इनसे संबंधित उनको विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उनका ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलप करें। इसी के साथ दोस्तों हमारा सोशल इशू वाला पॉइंट है, काफ़ी बड़ा था लेकिन हमने कवर कर दिया है। मई 2022 की मैगजीन में सोशल इशू को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, और इसको रेगुलरली आपको फॉलो करना है। अगला हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि देखो साइंस टैग हमारा है लेकिन साइंस टैग की पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, इसलिए हम सारी मंथली मैगजीन में साइंस टैग वाले पार्ट को पहले स्किप करेंगे, हम पहले अदर पार्टों को कवर करेंगे। साइंस टैग हमारा ये रहेगा, पहले हम बेसिक वाले टॉपिक आपको जो पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस, उसमें जैसे बेसिक टॉपिक पढ़ाएंगे उसके जस्ट तुरंत बाद हम साइंस टैग के जो पार्ट छूटेंगे हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, उन बेसिक वाले पार्टों को करंट के साथ हम जोड़ के पढ़ेंगे, इसलिए साइंस टैग वाला पार्ट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। आगे अगला हमारा होगा कल्चर वाला पार्ट, उस पर आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइंस टैग वाला पार्ट चूँकि इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है ना, उसको पहले देखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कल्चर वाला। साइंस टैग बड़ा होता है तो उसको अच्छे से देखेंगे। कल्चर वाला है तो 1 या 1.5 वीडियो में मई की मैगजीन हम इसको ख़त्म कर देंगे। साइंस टैग को अभी रखेंगे, साइंस टैग को हम जैसे ही बेसिक पढ़ लेंगे साइंस टैग, उसके बाद तुरंत बैक टू बैक हर मंथ की करते जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कल्चर वाले पार्ट के साथ साथ इसको जल्दी ही खत्म कर देंगे, कुछ विभेद है उसको खत्म कर देंगे, और इससे ये मई 2022 की मैगजीन खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम जून की चालू करेंगे। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अच्छे से देखें, समझें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्टों को अच्छे से याद करें, रिवीजन करें, आंसर लिखें। और इसी के साथ आप हमने आंसर के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। हमने उसमें लगभग आपको अगले 10 से 15 दिन के क्वेश्चन हैं वो पहले से शेयर कर दिए हैं, और उनको हमने पढ़ाया भी है। GS2 के अगर पॉलिटी वाले पार्ट के काफ़ी वीडियो हमने समाप्त किए हैं, तो उनको आप अच्छे से देखें, समझें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।